हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है कि करा रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। और आज के भी सेट में दोस्तों हम लोग अगला जो है कि प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी जो है कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। बात करते हैं दोस्तों अगर हम वाइगोत्स्की की, तो सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइगोत्स्की। इससे 100% 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में सीटेट के। कभी कभी तो दोस्तों 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों क्या है कि विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये बात होती है कि विकास की जो प्रक्रिया है अधिगम की प्रक्रिया के बाद होती है। और उनका क्या मानना है कि अधिगम जो है विकास से पहले होने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी विकास जो है अधिगम के बाद होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। यानी कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत नैतिक विकास के बारे में जो है कि अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उसकी प्रमुख आलोचना क्या है। क्या कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, या कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो उन्होंने सिर्फ जो है कि पुरुषों पर क्या कर दिया था, अपना जो है जो भी उन्होंने प्रयोग किया था वो सिर्फ पुरुषों को लेकर किया गया था, महिलाओं को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। देखिए, अंकों के लिए अगर पढ़ाई करना ये जो है कि गलत होता है, तो ये पॉइंट तो होगा नहीं। उसके बाद दिया है कि वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। या फिर है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। उसके बाद डी ऑप्शन दिया है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग जो है शिक्षार्थियों की उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तो देखिए, व्याख्यान पद्धति एक निगेटिव वर्ड है, यानी निगेटिव पद्धति है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं दोस्तों हावर्ड गार्डनर की। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान होता है। यानी आत्मबोध यानी स्वयं के बारे में जानकारी, संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतःवैयक्तिक। तो दोस्तों आत्मबोध हेतु सर्वाधिक जो योगदान होता है बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो इससे भी दोस्तों आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हावर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न 8 प्रकार की विभिन्न बुद्धियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जानकारी जो है कि प्राप्त करता है। जो बुद्धि जो है कि आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, ये एक ही साल में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है। अभी वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन पहले हमने किया, और 5वां नंबर फिर से जो है कि वाइगोत्स्की और पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना,
बी है कि बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों, कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था दोस्तों कि पहले भाषा आई, और पियाजे के अनुसार दोस्तों इन्होंने कहा था कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा आई। तो इन्हीं दोनों उनके ये जो है कि उनके चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है, यही जो है उनकी मुख्य जो है कि विभिन्नता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा है, डी ऑप्शन आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चंस को ऊपर कर देंगे तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस पर आधारित वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं, यानी कौन सा जो है कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। उसके बाद दिया है कि यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। और सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक रूप से तैयार होते हैं। तो ये सभी जो है जेंडर रूढ़िवादिताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल गलत हैं। और आपका फोर्थ जो ऑप्शन है कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो ये पॉइंट भी वो गलत है क्योंकि ये भी जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपके पास बचता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, न कि ऐसी जो है कि धारणा है या फिर पहले से होता है। जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके जो विद्यार्थी हैं आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, या अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, या इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित कर देती है। देखिए, बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना ये गलत होगा। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हम व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं। पुरस्कार अगर प्रस्तुत करते हैं तो यह जो है आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होंगे या बाह्य रूप से प्रेरित होंगे। और वही बात कर रहा है यहाँ पर अभिसारी चिंतन की प्रोत्साहित करना है। तो अभिसारी नहीं, अगर यही अपसारी होता तो ये शायद रिजल्ट जो है पॉजिटिव बन जाता। तो अपसारी न देकर के अभिसारी दिया हुआ है, अभिसारी चिंतन, यानी एक क्वेश्चन का एक जो सटीक आंसर बनता है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, और ये जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्ची की असफलता इसमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, या बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि एक बच्ची की असफलता हमें इस पर विश्वास किस तरफ ले जाती है, तो यही पॉइंट बनेगा कि पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम है उसका, या फिर शिक्षण पद्धतियां हैं, या फिर आकलन प्रक्रियाएं हैं, उन पर हमें क्या करने हैं, विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। तो इस परिस्थिति में आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा, यानी कौन सा जो है सबसे अच्छा होगा? तो बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है अगर गलतियां करते हैं, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा बात। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसा है क्या?
तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसा उनकी रुचि नहीं है अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो, या फिर अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों की आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। क्या आप बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पॉइंट गलत है, हमें निश्चित रूप से प्रोन्नत करना चाहिए। या बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, तो ये पॉइंट सबसे अच्छा है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं सही है कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को रणनीति का प्रयोग कर रही है, ना ही प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है और केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो ये पॉइंट भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि वे विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ये राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 नंबर, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो दिया है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी अगर बात करें कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत बात है कि आप जो है कि उनको बुकलेट दे देंगे, ठीक है, आंसर शीट दे देंगे, या फिर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान केवल आप उपलब्ध करा देंगे, यानी उसका आंसर बता देंगे, या फिर समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देंगे, यानी उन्हें पुरस्कार देंगे अगर वो समस्या समाधान करने के लिए कह करके। तो ये पॉइंट भी गलत होगा, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल एक ऑप्शन को छोड़ करके, जो है कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद है कि अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य जीव उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्ण रूप से बोल दिया है तो ये इस बात का जो है कि इस बात को गलत कर दे रहा है। वहीं अधिगम केवल तभी घटित होता है यदि व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, तो केवल शब्द एक नेगेटिव वर्ड होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अधिगम जो है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट भी। तो विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यह अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। देखिए, एकमात्र, केवल, और ये सभी वर्ड जो है निगेटिव वर्ड होते हैं। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। दंड एक निगेटिव वर्ड है, ये भी कट गया। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, तो ये बात जो है कि गलत है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विकास जो है परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वही बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा अच्छा विकल्प होगा। पहला है कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसके बाद दिया है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, जब वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ये पॉइंट भी गलत है। और यहाँ पर भी कि एक बच्चा खाली स्लेट होता है, इस बात को नकारा गया है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये पॉइंट तो सही है बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला पॉइंट क्या है अपना अगला ऑप्शन, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल ढल रहे हैं, तो ये पॉइंट गलत है। अगर वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसका भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चे के विकास में एक तो आनुवंशिकता और दूसरा परिवेश, दोनों का समान रूप से जो है कि क्या होता है, दोनों का जो है कि एक दूसरे के साथ प्रभावित होते हैं, यानी दोनों जो है विकास में उनकी हेल्प करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी गई है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं और दोनों विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पॉइंट सी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, न कि हमें घुलने मिलने तथा समायोजन की, न ही संस्कृति की आलोचना करने के सीखने के लिए, और ना ही मित्रों के साथ केवल सामाजिक बनने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो वो वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ लिए आए कि नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी अच्छा आपके लिए कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।